हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंडियन पैनल कोड 1860 का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन पैनल कोड, जिसे हिंदी में भारतीय दंड संहिता कहा जाता है। आईपीसी क्या है? इंडियन पैनल कोड, जो कि 1860 में पास हुआ और 1 जनवरी 1862 में ये भारत में लागू हुआ। इंडियन पैनल कोड का मतलब क्या है? ये क्यों लागू किया गया? इंडियन का मतलब है इंडिया, पैनल का मतलब है पनिशमेंट प्रोविजंस, इलिस्ट्रेशन कोड का मतलब है डॉक्यूमेंट। तो कहने का मतलब ये है कि इंडियन पैनल कोड का मतलब ये है कि यह एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें भारत के अंदर अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे क्या दंड दिया जाएगा, इसका उल्लेख किया गया है। एक बार स्टूडेंट्स मैं आपको फिर से समझाती हूँ। आईपीसी का मतलब क्या हुआ? इंडियन, इंडियन का मतलब इंडिया, पैनल, पनिशमेंट प्रोविजंस, कोड, डॉक्यूमेंट। आईपीसी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें यह लिखा गया है कि इंडिया के अंदर अगर किसी पर्सन के द्वारा कोई ऑफेंस किया जाता है, वो ऑफेंस की क्या डेफिनेशन है और उस ऑफेंस से रिलेटेड क्या पनिशमेंट उस व्यक्ति को दिया जाएगा, इसका उल्लेख किया गया है। ऑफेंस अगेंस्ट पनिशमेंट, क्राइम से रिलेटेड जितने भी ऑफेंसेस हैं, पनिशमेंट है, उनको एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में रखा गया है जिसे इंडियन पैनल कोड कहा गया है। इससे पहले 1860 से पहले जब क्राइम होता था इंडिया में, तो दंड के क्या प्रोविजंस थे? या तो जो इंग्लिश लॉ में पनिशमेंट्स लिखे हुए थे, या तो उस तरीके से क्रिमिनल को दंडित किया जाता था, या फिर मुस्लिम लॉ से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस थे वो अप्लाई होते थे। अब हिस्ट्री जान लेते हैं हम आईपीसी की। आईपीसी कहाँ से आए? तो 1834 में लॉ कमीशन बना जिसने रिकमेंड किया कि भारत में जो अपराध होते हैं उनके लिए एक लॉ होना चाहिए। तो जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं सेकंड में, सेकंड लाइन है, द इंडियन पैनल कोड ऑफ आईपीसी इज द मेन क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जैसा कि कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता पूरे भारत में लागू होगा सिवाय जम्मू कश्मीर राज्य के। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना अलग पैनल कोड है जिसे रणवीर पैनल कोड कहा जाता है। द इंट्रोडक्टरी ड्राफ्ट ऑफ इंडियन पैनल कोड वॉज फॉर्मुलेटेड इन द ईयर 1860 एंड दिस वॉज डन अंडर द सुपरविजन ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन विच वॉज चेयर्ड बाय Lord Macaulay. The first penal code came into existence in the year 1862 and since then number of amendments have been made in the code. It is a comprehensive code that intend to cover all the substantive aspects of criminal law. जैसे कहने का मतलब ये है कि हिस्ट्री ऑफ आईपीसी का मतलब ये हुआ कि आईपीसी का उद्भव कैसे हुआ। 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन बना गया। उसमें रिकमेंड किया गया कि भारत के अंदर जो ऑफेंसेस होते हैं उनके लिए क्रिमिनल्स को या अपराधी व्यक्ति को क्या दंड दिया जाए। तो जो फर्स्ट लॉ कमीशन बना था, इसके जो चेयरमैन थे लॉर्ड मैकाले, उन्होंने एक कोडिफाइड लॉ बनाने के लिए कहा। जब ये लॉ बन के तैयार हो गया तो 1837 में ये जो मैकेल जी के द्वारा ड्राफ्ट हुआ था ये लॉ, उन्होंने इंडिया के गवर्नर जनरल काउंसिलिंग में ये भेजा। इंडियन गवर्नर जनरल काउंसिलिंग ने इस एक्ट को पढ़ा, इस डॉक्यूमेंट को पढ़ा और इसको वापस कर दिया रिवीजन के लिए कि आप इसमें कुछ कमियां हैं, आप इसे रीड्राफ्ट कीजिए। 1850 में फिर ये वापस रीड्राफ्ट हुआ। 1856 में फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसको इंट्रोड्यूस किया और इसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट की गई।
1856 के बाद आपको जैसे पता होगा कि 1857 में अपने क्रांतिकारी स्टार्ट हो गई थी देश में। फिर जो कलकत्ता के जज थे बी पीकॉक की अध्यक्षता में, उनके सुपरविजन में आईपीसी का गठन किया गया। सोर्सेज ऑफ आईपीसी, जो आईपीसी है उसको हमने फ्रांस में जो निर्णय होते थे उनके आधार पर जो जजमेंट्स निकलते थे उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज ग्रहण की, उसके आधार पे वहाँ के जो जूरिस्ट थे उन्होंने लॉ तैयार किया। इसके अलावा इंग्लैंड का जो इंग्लिश लॉ है वहाँ से इसके कुछ प्रोविजंस लिए गए। जैसे आपको पता है कि भारतीय संविधान में जितने भी क्या बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, प्रिएम्बल है, वो हमने हर देश से लिए हैं। इसी प्रकार आईपीसी भी है जिसको हमने फ्रांस और इंग्लैंड के यहाँ से उसके प्रोविजंस को कलेक्ट किया है। हिटले स्टॉक्स ने यहाँ तक कहा है कि जो आईपीसी है उसका जो बेस है वो इंग्लैंड का लॉ है। आईपीसी में टोटल 23 सेक्शन है, आईपीसी में टोटल 23 चैप्टर है, 511 सेक्शन है। 1862 से भारत में जो दंड दिया जाता था किसी अपराधी को, उसमें क्या रूल्स फॉलो होते थे। सबसे पहले तो धर्म के आधार पर, जैसे आपको पता है पुराने टाइम का क्या था, आँख के बदले आँख, और या फिर पश्चाताप करते थे। जैसे आपको पता है महाभारत काल में पांडु ने पश्चाताप किया था, उनसे गलती हो गई थी। सेकंड क्या है कि राजा द्वारा, राजा को ही सर्वप्रिय माना जाता था। राजा अपने स्वविवेक से अपराधी को जो दंड देता था उसे मान लिया जाता था। फिर अंग्रेज लोग भारत में शासन करने आए। इन्होंने क्या किया, इंग्लिश लॉ से हमारे इंडिया के जो क्रिमिनल्स थे उनको सजा देते थे। पर इस बात पे जो इंडियन कम्युनिटी के और जो इंडियन सोसाइटी के कुछ लोग थे, उन्होंने इस चीज़ का ऑब्जेक्शन किया कि हमारे इंडिया में बाहर का लॉ फॉलो नहीं होना चाहिए। फिर मुस्लिम्स आए, मुस्लिम्स ने अपने लॉ बताए, उनके कुरान में जो दंड की प्रक्रिया लिखी गई है उसके हिसाब से दंड करने लगे। तो ये थोड़ी हिस्ट्री है कि जब 1862 से पहले जब क्राइम होता था तब क्या स्थिति थी। इंडिया में जो क्राइम है उसमें आईपीसी में ये दिया गया है कि किसे क्राइम माना जाए। जैसे अडल्ट्री है, वो इंडिया से बाहर जो अमेरिका है उसमें वो ऑफेंस नहीं माना जाता, जबकि इंडिया में अडल्ट्री को ऑफेंस माना जाता है। तो कहने का मतलब ये है आईपीसी में ऑफेंसेस की डेफिनेशन और उनके पेनल प्रोविजंस दिए गए हैं और जो कि लिखिबद्ध तरीके से लिखे हुए हैं। और आईपीसी ऑफेंसेस की डेफिनेशन बताती है और उस ऑफेंस के लिए क्या दंड दिया जाएगा हमें ये बताती है। आईपीसी इज द ऑफिशियल क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया। जो ये आईपीसी है ये क्रिमिनल कोड है, ये सब्सटेंसिव लॉ है जो कि यह बताता है कि इस ऑफेंस के लिए ये सजा दी जाएगी और इस ऑफेंस की ये डेफिनेशंस है। स्ट्रक्चर ऑफ आईपीसी स्टूडेंट्स बता ही दिया है कि इसमें इन द इंडियन पेनल कोड ऑफ 1860 सब डिवाइडेड इनटू 23 चैप्टर कंपेरिज 511 section. The code start with the introduction, provide explanation and exceptions used in and cover a wide range of offense. अब है definition of crime. अब जब एक इंडियन पेनल कोड तैयार हो गया, ठीक है, इंडियन पेनल कोड तैयार हो गया, उसमें क्राइम की डेफिनेशंस आ गई और उन क्राइम के लिए क्या सजा दी जाएगी उसका भी उल्लेख हो गया। तो क्राइम की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू रिचर्ड, क्राइम इज ए वायलेंस ऑफ द क्रिमिनल लॉ ऑफ विच सम गवर्नमेंटल अथॉरिटीज अप्लाइज और फॉर्मल पेनल्टीज। क्राइम किसे कहते हैं? अपराध ऐसे कार्य को कहते हैं जिससे समाज में विधि के विरुद्ध माना गया है,
अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाता है जिससे समाज के नैतिक मान्यताओं का उल्लंघन होता है, या उस कार्य को करने से मतलब वो जो कार्य व्यक्ति ने किया गया है वो अपराध की श्रेणी में आता है, और वह अपराध कारित करने से कानून उसे दंडित करेगा, अपराध कहलाता है। ब्लैक स्टोन ने डेफिनेशन दी है क्राइम की, सार्वजनिक विधि के विरुद्ध किया गया कार्य अपराध कहलाता है। कोई भी सोशल लॉ से मतलब ऐसा कोई काम जिससे समाज का अहित होता है वह अपराध कहलाता है। स्टीफन ने संपूर्ण समाज के अधिकारियों के अतिक्रमण के रूप में किसी अधिकार का उल्लंघन अपराध कहलाता है। हुदा महोदय ने जिस कार्य को समाज में लोग घोर निंदा योग समझते हैं अपराध कहलाता है। कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे आप प्रेजेंट में आप लोगों को पता है कि रेप के केसेस बहुत हो रहे हैं, और जैसे कि आपको पता है कि अब जो रेप के केसेस हो रहे हैं उसमें फीमेल की एज नहीं देखी जाती। तो ये जो अपराध है हुदा महोदय के हिसाब से ये निंदा योग्य है, मतलब ये अपराध वो है जिससे समाज का भला नहीं होता। कॉजेज ऑफ क्राइम क्या है, क्राइम क्यों होते हैं आपको पता है, पॉवर्टी है, ओवर पोल्यूशन है, पॉलिटिक्स है, टीवी वायलेंस है, फैमिली कंडीशन, लव, डिप्रेशन, ड्रग्स एंड अल्कोहल। गरीब लोग आपने देखा है, फुटपाथ पे गरीब लोग रहते हैं, उनको खाने की पूर्ण सामग्री नहीं मिल पाती, खाने की अच्छी व्यवस्था नहीं होती, तो वो चोरी करके अपनी जो निजी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है उनकी पूर्ति करते हैं। ओवर पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, कंपनीज में जॉब मिल नहीं रही, इसलिए क्राइम बढ़ रहा है। पॉलिटिक्स हो गए, आपने देखा होगा कई पॉलिटिशियंस भी हैं जो क्राइम को बढ़ावा देते हैं। टीवी वायलेंस है, आजकल ज़्यादातर लोग टीवी देखते हैं, टीवी में क्राइम के डिफरेंट टाइप्स बताते हैं कि ये क्राइम करना चाहिए, तो वहाँ से ग्रैंड कर दे। फैमिली कंडीशन से मतलब ये रहा, मान लो किसी कोई बंदा है जो कि डाकू है, तो उसका बेटा भी डाकू बनेगा, क्योंकि उसकी एक तो उसका फादर है, उसके घर में कोई ना कोई चला ही आ रहा है, तो वो क्राइम करना सीख ही जाता है। लव, कुछ लोग लव के कारण क्रिमिनल बनते हैं, आपने कई मूवीज़ में देखा होगा। डिप्रेशन के कारण क्रिमिनल बनते, आपने देखा गाइस वंस अगेन मूवी आई थी, इसमें देखा था आपने। ड्रग्स और अल्कोहल वाला भी जो एग्जाम्पल है, ये भी गाइस वन अगेन अच्छा खासा उदाहरण है, आप लोगों को समझ लेंगे। मतलब स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि एक आप ना जब लॉ पढ़े ना तो हमेशा जो भी आपका सोशल लाइफ है उससे कंपैरिजन करके पढ़े, तो जो आंसर लिखने में आपको इजी रहेगा और ये आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी टाइम तक आपको याद रहेगी। अब इन अपराधों को कम कैसे किया जा सकता है, वही है जो भी अपने नवयुवक हैं उनको बिजी रखा जाए ज़्यादा से ज़्यादा। पेरेंट्स अपने बच्चों को गाइड करें, उनको सही और गलत की पहचान कराएं। स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस बनाने चाहिए। जो भी हमारे और पुलिस है उसको उनमें उनके पदों में बढ़ती करनी चाहिए, उनकी पावर स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। एक बार इसको रीड कर लेते हैं हम। हाउ कैन वी रिड्यूस क्राइम्स? अनएम्प्लॉयमेंट एंड द फ्रस्ट्रेशन अमंग द यूथ have contributed much to the rise in crime. Proper practical education, vocation training centers and supports to inish more. Industry will help to originate for job opportunities and reduce unemployment. कहने का मतलब यही है कि ट्रेनिंग मतलब ये है कि जो भी भारतीय समाज में हमारे जो नवयुवक बच्चे हैं उनको हमें एक्टिविटीज़ में बिजी रखना चाहिए, चाहे उनको प्रोफेशनल कोर्स करा के बिजी रखें, कई ट्रेनिंग सेंटर्स खोलें। मतलब बेरोजगार वो नहीं रहे, अगर वो बेरोजगार रहेंगे तो वो नेचुरल सी बात है क्राइम करेंगे। आपको पता है कितने आतंकवादी हैं जो कि नौकरी ना मिलने की वजह से, कई लोग
क्राइम के क्षेत्र में गए हैं और बहुत ही बड़े क्रिमिनल बन गए हैं। नेक्स्ट है, पेरेंट्स शुड गाइड देयर चिल्ड्रंस एंड ब्रिंग देम अप विद गुड मॉरल वैल्यूज। पेरेंट्स शुड बी गुड रोल मॉडल फॉर देयर चिल्ड्रन एज डीड स्पीक लाउड देन वर्ड। पेरेंट्स हैं, बच्चा जब जन्म होता है माँ बाप ही उसको पालन पोषण करते हैं, तो एक बच्चे के सबसे पहले गुरु उसके माँ बाप होते हैं। तो जो बच्चा है वो जो भी कुछ सीखता है अपने घर से ही सीखता है। तो माँ बाप का ये ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों में अच्छे संस्कार दें, गुड मोरल वैल्यूज दें, कि बच्चा बाहर जाए उसको एक प्रिंसिपल में रहना सिखाए। जैसे आपको पता है अपने पुराने टाइम में आप महाभारत का एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक पांडव थे, एक कौरव थे। तो जो कौरव थे दुर्योधन का आपको पता ही है, उसके फादर ने कभी भी उसने कोई भी गलत काम किया उसे रोका नहीं, हमेशा उसको इनडायरेक्टली बढ़ावा दिया। जबकि जो कुंती के बच्चे थे महाराज पांडु के, वो हमेशा मॉरल ड्यूटीज को ज़्यादा वो देते थे। वो कम से कम क्राइम करने के लिए रहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि क्राइम ज़्यादा से ज़्यादा, और वो करते भी नहीं थे। फिर स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन विल डिक्रीज द एंटी सोशल एक्टिविटी एंड फेमिस। जो भी समाज है, एक स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस बनाने चाहिए। जैसे आप ये देख लो कि शराब पी के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, और आप प्रेजेंट लाइफ में देख रहे हैं कि हर बंदा, मैक्सिमम पीपल ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं। तो एक तरह से ये अपराध ही है। अब ड्रिंक और ड्राइव कर रहा है जिससे उसको कभी एक्सीडेंट हो रहा है, कभी ड्रिंक करके वो गाली गलौज करता है। और यहाँ तक कि आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा कि जितनी भी घरेलू हिंसाएं होती हैं वो शराब पीने के कारण होती है। आदमी शराब पीता है, शराब के नशे में अपनी वाइफ के साथ गलत व्यवहार करता है, जिस कारण क्राइम बढ़ता है। Strict hard punishment oblige the offender to the think about the punishment before the committing a crime। और कोई भी व्यक्ति है जो ऑफेंस करता है, तो जो ऑफेंस है उसका पनिशमेंट भी थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति है जिसने ऑफेंस किया है उससे सबक लेना चाहिए, समाज में उसको इस तरह का पनिशमेंट देना चाहिए कि समाज में अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति की तरह कोई अपराध नहीं करें। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए कि सही गलत की पहचान करानी चाहिए। टाइप्स ऑफ क्राइम, मर्डर हो गया, चोरी हो गया, पॉकेट, जो कई मूवीज़ में आपने देखा होगा ना, पिकिंग पॉकेट में से पैसे निकाल लेते हैं, लूट हो गया, किडनैपिंग हो गया, रेप हो गया, साइबर, आजकल प्रेजेंट में साइबर क्राइम कितना चल रहा है, करप्शन भी चल रहा है, चाइल्ड अब्यूज़ हो गया। अब स्टेजेस ऑफ क्राइम होती है। ठीक है, अब तक हमने ये पढ़ा कि इंडिया में क्या अपराध है क्या नहीं है, इसके बारे में ये पढ़ा कि इंडियन पेनल कोड बनाया गया जिसमें इस बात का उल्लेख है कि अगर कोई ऑफेंस किया जाता है वो क्राइम है या नहीं, अगर वो क्राइम है उसके लिए क्या पेनल पनिशमेंट है, उसका उसमें रिटन में दे दिया कि हाँ भाई ये क्राइम ऑफेंस की श्रेणी में आता है। अब ये है कि अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है वो क्राइम की श्रेणी में आता है या नहीं, इसकी भी कई स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज अपनी इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड ओमिशन। कोई भी क्राइम जब तक इन 4 स्टेजों को होके, इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और कमीशन को होकर नहीं, इनमें से किसी एक सब्सटेंस की भी या एक एलिमेंट की भी कमी रहेगी तो वह क्राइम नहीं माना जाएगा। इंटेंशन का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को, जैसे चोरी करनी है तो वो उसके मन में इंटेंशन आएगा कि हाँ भाई मुझे चोरी इसलिए करनी है क्योंकि मुझे मेरे एक गरीब व्यक्ति द्वारा चोरी इसलिए की जाती है
कि भाई मुझे मेरे घर में टीवी खरीद के लाना है। अब टीवी खरीदने के लिए उस पर पैसे तो है नहीं, तो सबसे पहले उसके मन में एक तो ह्यूमन बॉडी होगी, फिर उसके मन में इंटेंशन आएगा कि हाँ भाई मुझे ये काम करना है, फिर वो उसके लिए काम करेगा, रेडी होगा, और फिर जो भी है क्राइम को मेन ओमिशन देगा। अपराध के आवश्यक तत्व: व्यक्ति या मानव, कहने का मतलब है मैन, पर्सन या ह्यूमन बॉडी। कार्य या लोग, एक्ट और ओमिशन। आपराधिक मनस्थिति, इंटेंशन, या इसे डॉक्ट्रिन ऑफ मैंसरिया भी कहते हैं, क्षति, इंजुरी। ठीक है। सेक्शन आईपीसी का सेक्शन 11 पर्सन को डिफाइन करता है, जिसमें आर्टिफिशियल पर्सन को भी, पर्सन से मतलब है कि क्राइम करने के लिए पर्सन का होना आवश्यक है। ये नहीं है कि एक एनिमल ने क्राइम किया और वो क्राइम की श्रेणी में आ गया। एक चलता फिरता आदमी, मैन मतलब ये आ गया या तो एक आदमी या आदमियों का स्वरूप मिलके किसी भी तरह का कोई अपराध करते हैं। सेकंड है एक्ट और ओमिशन। इसमें एक डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ मैंसरिया। इसका मतलब ये है कि किसी भी ऑफेंस के लिए इंटेंशन होना जरूरी है। हिंदी में इसे कहते हैं आपराधिक मनस्थिति, इसे दुराशय का सिद्धांत भी कहते हैं। आपराधिक मनस्थिति अर्थात दुराशय का सिद्धांत से अभिप्राय दोषपूर्ण कार्य अथवा आपराधिक आशय मनस्थिति, कोई भी कार्य जब तक अपराध नहीं माना जाएगा जब तक वह दुराशय से प्रेरित होकर नहीं किया गया। कहने का मतलब है कोई भी काम, जब तक कोई भी अपराध को कंप्लीट करने के लिए दो इंटेंशन होनी चाहिए, एक तो रॉन्गफुल एक्ट और मेंटली, मतलब एक तो रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, साथ में वो उसके माइंड में आना चाहिए, क्रिमिनल के माइंड में ये चीज़ आनी, ये फिजिकली किया या नहीं किया, उसके माइंड में आना चाहिए कि हाँ भाई मुझे ये अपराध करना है। आपराधिक विधि एक मैक्सिम है, एक्टस नॉन फिट रम निस मैन सिट रिया। कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उस व्यक्ति के मस्तिष्क में दोष ना हो। एक्टस रिया अपराध का भौतिक तत्व है, मेंस रिया अपराध का मानसिक तत्व है। अपराध के लिए दुराशय का होना आवश्यक है। अपराध के विभिन्न तत्वों में दुराशय भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। कहने का मतलब ये है, सीधी सी बात है, एक मैक्सिम है एक्टस नॉन फिक्ट रिम निस मिन सिट रिया। इसमें क्या है, जो एक्टस रियस है उसका मतलब है कि अपना फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। मेंस रिया का मतलब है मेंटली एक्टिविटी होनी चाहिए। जैसा कि आप इसमें पढ़ सकते हैं, टू बी क्लासिफाइड एज अ क्राइम द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग बैड, एक्टस रियस must be usually accompanied by in the intention to do something bad, mens rea. A crime is said to exist usually when both these elements are present, unless the mental element is present. Not act is usually criminal in nature. So all crime have physical element and mental element, usually called actus reus and mens rea. तो कहने का मतलब यही है, किसी भी क्राइम को करने के लिए मेंटल एलिमेंट भी चाहिए, फिजिकल एलिमेंट भी चाहिए, तभी उसका इंटेंशन फुलफिल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दुराशय से अभिप्राय, दुराशय का मतलब है मेंस रिया। व्हाट इज ए मेंस रिया? मेंस रिया इज ए जनरली मीन इल इंटेंशन। दे कंस्टिट्यूट्स of mens rea are, there must be a mind at the fault intention to constitute a crime. Second, the act became criminal when the actor does it with a guilty mind. ठीक है, मेंस रिया का मतलब है गलत इंटेंशन होना चाहिए, गलत इंटेंशन उसके माइंड में आना चाहिए। जब तक उसके माइंड में गलत इंटेंशन नहीं आएगा तब तक वो मेंस रिया नहीं माना जाएगा। What is actus reus? The word actus, a
डीड विच ए फिजिकल रिजल्ट ऑफ ए ह्यूमन कंडक्ट। एक्टस यस में ये होता है कि जो भी क्रिमिनल है उसकी फिजिकल अपीयरेंस आवश्यक है, ज़रूरी है। अब एक बार हिंदी में डिस्कस कर लेते हैं। दुराशय से अभिप्राय दोषपूर्ण या आपराधिक आशय से है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी कार्य अपराध नहीं माना जाता जब तक कि वह दुराशय से प्रेरित होकर ना किया गया हो, लेकिन यह अवधारणा केवल आंग्ल विधि में थी, भारतीय विधि में नहीं थी। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी क्राइम जब तक अपराध की श्रेणी में नहीं आता जब तक वह मैंसरिया के प्रभाव में आकर नहीं किया गया। और ये जो प्रोविजन है ये इंग्लिश लॉ का है, इंडिया लॉ में नहीं है। आंग्ल विधि में अपराध के तत्व को निर्धारित किए गए अंत दुराशय अपराध का गठन के लिए अनिवार्य है। इंग्लिश लॉ में कई एलिमेंट्स दिए गए हैं अपराध के लिए, जिनमें से मेंसरिया एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, झाड़ी के पीछे छिपे किसी आदमी को जानवर समझकर शिकारी उस पर गोली चलाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ये मेंसरिया का एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। यहाँ ये कहा गया है, यहाँ अपराध होते हुए भी उसे आपराधिक उत्तरदायित्व से मुक्त रखा जाएगा क्योंकि उसके मन में कोई दुराशय नहीं था। ठीक है, सही बात है। आज झाड़ी के पीछे कोई भी आ रहा है तो किसी को ये थोड़ी पता है कि वो व्यक्ति है जानवर। किसी को लग सकता है कि भाई शेर आ रहा है, चीता आ रहा है, उसने तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए उस पर गोली चलाई थी। उसे ये थोड़ी पता था कि वहाँ एक ह्यूमन बॉडी आ रही है या ह्यूमन बीइंग खड़ा हुआ है और वो आ रहा है जो गोली चलाने से उसकी डेथ हो जाती है। ओरिजिन ऑफ मेंसरिया। जो मेंसरिया है इसका जो बैकग्राउंड है वो संत अगस्टाइन का एक धार्मिक उपदेश है जिसका इंग्लिश लॉ में इम्पोर्टेंस है। इंग्लिश लॉ में जो मेंसरिया है इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। यहाँ के जितने भी जूरिस्ट थे और जो क्रिमिनल जूरिस्ट थे उन लोगों की ये मान्यता थी कि कोई भी व्यक्ति फिजिकली कभी भी कोई क्राइम कंडक्ट नहीं कर सकता जब तक उसके माइंड में ये बात नहीं आए। कहने का मतलब ये है। अब एक बार हिंदी में डिस्कस कर देते हैं। आशय के बिना केवल कार्य किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता। इसके दो सूत्र हैं, एक्टस्ट्रिम मेंसरिया। ऐसा कृत्य शारीरिक कृत्य ऐसा कृत्य भी द्वारा निषेधित कृत्य है। दुराशय ऐसा दोषपूर्ण आशय। तो आप लोग समझ गए होंगे, एक्टस रियस का मतलब फिजिकली अपीयरेंस और मेंसरिया का मतलब मेंटल। आईपीसी में दुराशय। मेंसरिया का आईपीसी में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। आईपीसी में मेंसरिया को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया। यह है क्रिमिनल लॉ का इम्पोर्टेंट पार्ट है। आईपीसी में मेंसरिया के स्थान पे जो शब्द यूज हुए हैं वो है आशयपूर्व, कपटपूर्व, बेईमानी पूर्वक और स्वेच्छा पूर्वक। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आईपीसी में मेंसरिया का वर्ड का यूज़ नहीं हुआ। उसमें यह है कि या तो इंटेंशनली किया हुआ है या फ्रॉडली किया हुआ हो या डिसऑनेस्टली किया हो या अपनी इच्छा से किया गया हो। क्रिमिनल लॉ इन इंडिया। इंडिया में कितने क्रिमिनल लॉ हैं? इंडियन पेनल कोड 1860। इंडियन पेनल कोड 1860 हमें यह बताता है कि कौन से ऑफेंसेस क्राइम हैं और इनके लिए क्या पेनल प्रोविज़न है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 किसी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई अपराध कारित किया गया है तो उस पर क्रिमिनल ट्रायल कैसे चलेगा इसके बारे में बताते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 ये बताता है कि जो भी क्रिमिनल है वो अपने पक्ष में क्या एविडेंस रखता है कि नहीं भाई मैंने ये अपराध नहीं किया, या फिर अगर मैंने ये क्राइम किया है तो मेरा इंटेंशन नहीं था। मतलब वो प्रोसीडिंग्स हैं वो अपनी चलती हैं। उसका हम जब इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 पढ़ेंगे ये टॉपिक तब डिस्कस करेंगे। कुछ क्राइम्स हैं जिसमें स्पेशल और लोकल लॉज हैं।
अब पर्पस क्या था क्रिमिनल लॉ को लेके आने का? क्रिमिनल लॉ है, इसको जो लाने का पर्पस था वो ये था टू डिफाइन अ वैरायटी ऑफ क्राइम्स, एग्जाम्पल थेफ्ट, चीटिंग एंड मर्डर। काफ़ी क्राइम ऐसे थे जिनकी डेफिनेशन नहीं थी कि चोरी किसे माना जाए, चीटिंग किसे माना जाए, मर्डर किसे माना जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको पता है छोटे बच्चे स्कूल में जानते हैं, बच्चों की क्या आदत होती है, कभी कोई बच्चा अपनी किसी फ्रेंड की पेंसिल उठा के लेके आ जाता है तो वो चोरी मानी जाएगी? इंडियन पेनल कोड में चैप्टर 4 में जर्नल एक्सेप्शन में ये साफ लिखा हुआ है कि 7 साल तक की उम्र के बच्चे द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है तो आईपीसी के तहत उसे दंडित नहीं किया जाएगा, ना वो अपराधी माना जाएगा। तो मेन जो क्रिमिनल लॉ का लाने का पर्पस था वो यही था कि जितने भी क्राइम्स हैं उनकी डेफिनेशन निश्चित की जाए। दूसरा क्या था कि जितने भी क्राइम्स हैं उनके पनिशमेंट नहीं थे डिसाइड कि किस क्राइम के लिए क्या पनिशमेंट है, इम्प्रिजमेंट मिलना चाहिए, फाइन मिलना चाहिए, और या फिर दोनों मिलने चाहिए। अब कभी कभार क्या होता है कि कुछ लोग क्रिमिनल होते तो नहीं है पर मजबूरीवश उनसे कोई क्राइम हो जाता है, और तो वो जो कोर्ट होती है वो उसकी जब हियरिंग्स होती है या फिर वो पुलिस के सामने लाया जाता है, उसका फैमिली बैकग्राउंड देखा जाता है, तब पता लगता है कि भाई इसको सज़ा नहीं देनी चाहिए, सिंपल एक फ़ाइन ले लो और इसको छोड़ दो। एक ये है। थर्ड है टू ले डाउन द सुइटेबल इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल प्रोसीजर। एक ये था कि पहले कोई व्यक्ति अपराध करता था, सीधे उसको सज़ा दे दी जाती थी, कुछ नहीं, ना उसके वो कोई एविडेंस पेश करता था, उनको भी नहीं माना जाता। तो एक सिस्टमेटिकली तरीके से इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। उसी के बाद किसी व्यक्ति को क्रिमिनल दोषित माना जाता था। सोर्सेज ऑफ क्रिमिनल लॉ क्या है? इंडियन पेनल कोड है, Indian Penal Code 1860, which defines various crimes such as murder, theft, etc. Code of Criminal Procedure 1973, which laid down the procedure of both the police to investigate crime or for a trial of offences. Third, the Indian Evidence Act 1872, which stipulates the India evidence admissible in court. Special criminal law passed by parliament or state legislature such as the Prevention of Corruption, Food Adulteration Act, Dowry Prevention Act, Commission of Sati Act, etc. तो कहने का मतलब यही है, इंडियन पेनल कोड इसलिए बनाया गया कि कोई ऑफेंस है या नहीं है उसकी डेफिनेशन के लिए, अगर वो ऑफेंस है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट दिया जाएगा ये डिफाइन किया गया। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ये कहा गया है कि किसी व्यक्ति के द्वारा, एक्यूज द्वारा अगर कोई क्राइम किया जाता है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा पुलिस ऑफिसर के द्वारा और किस तरीके से प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगी, उस चीज़ का उल्लेख मिलता है। इंडियन एविडेंस में जो एक्यूज्ड है उसको अपने पक्ष में बातें रखनी है, उसके लिए उसको सेव करती है। स्पेशल क्रिमिनल लॉज बनाए गए, जैसे आपको पता है कि लास्ट 16 to 17 ईयर्स बिफोर दहेज मृत्यु से बहुत महिलाएं मरती थीं, तो इसलिए ये ड्यूरी प्रिवेंशन एक्ट बनाया गया। फूड एडल्शन, जैसे खान पान में एग्जाम्पल आप देख लो कि जो लाल मिर्ची होती थी सब्जियों में डालने के लिए, उसमें लाल ईंट का पाउडर मिला देते थे, दालों में कंकड़ मिला देते थे, तो अपना फूड एडल्ट्रेशन एक्ट बना। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कई लॉज बने, सती प्रथा का अंत करने के लिए। तो वही है, लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जैसे जैसे किसी सब्जेक्ट के ऊपर कोई क्राइम उत्पन्न होता है तो वो लॉ बनाते हैं। जैसे अभी आपको पता है ट्रिपल तलाक काफ़ी एक फेमस टॉपिक रहा था, तो इस पे भी फिर लेजिस्लेचर ने एक लॉ बना दिया
तो यही है कि कोर्ट समय समय पर संसद और स्टेट लेजिस्लेचर न्यू रूल्स और रेगुलेशंस बनाती रहती है जो भी सोसाइटी के लिए यूजफुल हो। स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं ऑफ करते हैं। थैंक यू।